क्यूब वाला, और कहते पहले और दूसरे में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए क्या था। एक स्फीयर है, उसके ऊपर आपसे कहा गया था एक क्यूब को रखा गया है। जरा यहां देखिए, देखिए यही ला दीजिए ऊपर ही देखिए। ठीक है, स्फीयर के ऊपर क्यूब को रखा गया है। कह रहा था अ हेवी यूनिफॉर्म क्यूब बैलेंसेस ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ स्फीयर। क्यूब को स्फीयर के हाईएस्ट पॉइंट पर बैलेंस किया गया है। फिर आगे कह रहा है हुज रेडियस इज स्मॉल ए, जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल ए। स्फीयर की रेडियस कितनी है, स्मॉल ए। अगर ये इसका सेंटर हो तो इसकी रेडियस आपसे कह दिया है कि कितनी है, स्मॉल ए। ठीक, आगे देखिए, इफ द स्फीयर इज रफ इनफ, ये बात हम आपको नहीं बताए थे। इफ द स्फीयर इज रफ इनफ टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग, स्फीयर इज रफ इनफ, रफ का मतलब खुरदुरा, इनफ मतलब इतना, स्फीयर इतना खुरदुरा है कि वो इस क्यूब को इसके ऊपर स्लाइड करने से रोकता है। प्रिवेंट द स्लाइडिंग, प्रिवेंट मतलब रोकता है, क्या चीज से, स्लाइडिंग से। इसका मतलब ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा, लुढ़केगा। आपको हमने पहले भी कहा था कंसेप्ट ऑफ रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है, जितनी दूरी आगे चलता है उतनी दूरी ऊपर उठता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले ही आपको बोल दिया है कि ये क्यूब इसके ऊपर लुढ़केगा, ना कि स्लाइड करेगा। स्लाइडिंग या फिर लुढ़कना, ये दोनों ही किसी भी चीज़ के मटेरियल पे डिपेंड करता है। जो जितना ज़्यादा रफ होता है वो स्लाइडिंग को रोकता है। क्यों कहते हैं कि चप्पल हमारी फिसलने लग गई, क्योंकि उसका खुरदुरापन खत्म हो जाता है, स्मूथ हो जाती है। जब स्मूथ होगी तो वो क्या करेगी, फिसलेगी। ये स्मूथ नहीं है, क्या है, रफ है, और इतना रफ है कि ये उसके ऊपर स्लाइड करने को क्या करेगा, रोकेगा। तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, स्लाइड नहीं करेगा बल्कि रोल करेगा, लुढ़केगा। आगे आपसे कह रहा है एंड इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज पाई ए बाई 2, इसकी जो भुजा है वो कितनी है, पाई ए बाई 2 है। तो आपसे कह रहा है देन शो दैट क्यूब कैन रॉक थ्रू राइट एंगल विदाउट फॉलिंग। क्यूब कैन रॉक, रॉक का मतलब चट्टान, चट्टान मतलब स्थिर रहना। क्यूब इसके ऊपर स्थिर रहेगा, कब तक, जब तक वो एंगल कितना हो, पाई बाई 2। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये टचिंग पॉइंट है इसका, इस टचिंग पॉइंट को कुछ मान लेंगे। मान ले रहे हैं, इसमें जो नोटेशन हमने लिया वही ले रहे हैं। मान ले रहे हैं ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये पॉइंट क्या हो गया, ए। इसको नाम दे रहे हैं क्यूब को पी और क्यू का। ध्यान दीजिएगा, जब ये लुढ़केगा ये हिस्सा ऊपर जाएगा और ये हिस्सा यहाँ पे आकर के टच करेगा। क्यों भाई, लुढ़केगा तो ये हिस्सा ऐसे टच करेगा, ये हिस्सा ऊपर उठेगा। तो जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है यहीं पे इसी को बना ले रहा, मान ले रहे वो पॉइंट है हमारा ये पॉइंट M। चूँकि रेडियस A थी तो रेडियस A कर दी है, ये यहाँ पे आके डिक करेगा। ध्यान दीजिएगा, चली गई दूरी इसके द्वारा लुढ़की गई दूरी के बराबर होगी। चली गई दूरी लुढ़की हुई दूरी के बराबर होगी। ठीक है, मान ले रहे हैं ये जिस एंगल से डिक कर रहा है वो एंगल कितना है, थीटा।
कह रहा है ये इसके ऊपर रॉक रहेगा, चट्टान की तरह स्थिर रहेगा। कब? जब वो एंगल कितना हो, π/2 हो, मतलब इस पूरे का इसके ऊपर निर्मित एंगल π/2 हो। तो ये यहाँ डिक करेगा, तो ये यहाँ कहीं डिक करता। इस पूरे का एंगल कितना हुआ, थीटा प्लस थीटा, दैट इज 2 थीटा, एन नाम दे रहे हैं। इस पूरे का इस पर बनने वाला एंगल, ये इसको एंगल कितना बना रहा है, थीटा प्लस थीटा, दैट इज 2 थीटा। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 आपको प्रूफ करना है। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 आपको प्रूफ करना है। फिर देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो क्यूब की होती है वो हमेशा उसके बीच में होती है। जैसे अगर ये डस्टर है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो यहाँ से यहाँ जो डायगोनल जाएगा, यहाँ से यहाँ जो डायगोनल जाएगा, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करें तो एक डायगोनल इसका ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा इस दूरी की आधी पे होती है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी πa/2 है तो उसका आधा कितना होगा, πa/2 इंटू 1/2, दैट इज πa/4। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, πa/4। 3D देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये आपने नॉर्मल स्क्वायर लिया, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये होगा, ये पूरी दूरी अगर a है तो ये आधी दूरी कितनी होती है, a/2। बस यही कंसेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाइए। अब बस ये चैप्टर ख़त्म होते ही एकदम से आपका पेपर चेंज हो जाएगा। डायनेमिक्स में सब चीज़ बिल्कुल डिफरेंट आएगी। वहाँ पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का पार्ट ज़्यादा आएगा। हमेशा मोशन करेगा, है ना। तो वहाँ पे अब कंसेप्ट एकदम बदल जाएंगे, तो आपको लगेगा कोई नया पेपर पढ़ रहे हैं। स्टैटिक्स टफ है, डायनेमिक्स आसान है। अब हम पढ़ाएंगे तब देखिएगा। स्टैटिक्स टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि इसमें जो पहले चैप्टर में मूवमेंट वगैरह निकला, जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, आप कभी नहीं लगा पाएंगे। कैटनरी नया होता है इसलिए टफ है। वर्चुअल वर्क डन नया, स्टेबल अनस्टेबल थोड़ा बहुत नया, थोड़ा बहुत जाना पहचाना। लेकिन जब आप डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो डायनेमिक्स में सब आपका जाना पहचाना रहता है, बस उसमें आपको मोटा मोटी कंसेप्ट समझना रहता है। आपके 9 से 10 क्लास थी ना मेरी, अब वो नहीं रहेगी। 9 से 10 की जगह ये शिफ्ट हो गई आपकी। आज 9 से 10 मेरी क्लास थी ना। आज जो है टाइम टेबल में 9 से 10 क्लास थी ना मेरी, नहीं थी, फर्स्ट ईयर में रही होगी, तो वो शिफ्ट हो गई है। चलिए, थर्सडे को मेरे ख्याल से रहती है सुबह 6 से 7 ना।
सैटरडे को नहीं, मंडे या ट्यूसडे। हो गया भाई, डायग्राम बन गया। आगे बढ़ें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है कि अनस्टेबल। उसके बाद देखेंगे कि ये एंगल 2 थीटा π/2 के बराबर आ रहा है या नहीं। ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल देखने के लिए जज करना शुरू करिए। कौन सा कंसेप्ट लेंगे? एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी है तो 1/h 1/R प्लस 1/r वाला कंसेप्ट लेंगे। एक बॉडी के अंदर होती तो माइनस लग जाता बीच में। ठीक है, सब कंसेप्ट चेंज हो जाता, वहाँ पे डेप्थ आता है, यहाँ पे हाइट आती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही ये जज करिए कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा। एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी है तो कहीं ना कहीं 1/h 1/r, एक के ऊपर दूसरी है इसलिए प्लस 1/r वाला कंसेप्ट लगेगा, ग्रेटर देन या फिर लेस देन। अब देखिए, h का मतलब होता है अपर बॉडी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट। हाइट कितनी है? πa/4। ठीक। कैपिटल R का मतलब होता है नीचे वाले बॉडी की रेडियस। नीचे वाली बॉडी का कर्व पोर्शन है तो उसकी रेडियस कितनी होगी? स्मॉल है। स्मॉल r का मतलब होता है अपर बॉडी की रेडियस। अपर बॉडी में ये प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस की रेडियस इनफाइनाइट, लास्ट टाइम पे बताए थे। ये प्लेन सरफेस है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? इनफाइनाइट। तो स्मॉल r कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, एक बार मोटा मोटी यहाँ लिख रहे हैं। h की वैल्यू आपको मिल जाएगी πa/4, कैपिटल R की वैल्यू आपको मिल जाएगी स्मॉल a, स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 1/h की वैल्यू आएगी 4/πa एंड 1/r प्लस 1/r की वैल्यू आएगी 1/a प्लस 1/infinity। दिस इम्प्लाइज दैट 1/r प्लस 1/r की वैल्यू आएगी 1/a। ठीक, क्लियरली? चलिए भाई बताइए, 4/πa और 1/a में कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 4/3.14, 4/3.14 और दूसरे वाले की वैल्यू 1। इसमें डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r। क्या मतलब हुआ? 1/h बड़ा है, h छोटा होगा, एनर्जी कम होगी, कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इसके ऊपर स्टेबिलिटी के साथ बैठा हुआ है। कब तक बैठा रहेगा? जब तक ये एंगल कितना ना हो जाए? π/2। अब हमको देखना है थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू π/2। थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू π/2। कुछ बच्चे केवल यही लेते हैं थीटा। हमसे पूरे क्यूब के बारे में कहा है, पूरा क्यूब यहाँ से यहाँ तक है तो एंगल भी यहाँ से यहाँ तक बनाया हुआ होगा। अगर इतने आधे पोर्शन का एंगल थीटा है तो आधा पोर्शन तो उसके सिमेट्रिक है। अगर आधा पोर्शन थीटा एंगल बनाएगा तो बचा हुआ आधा भी कितना बनाएगा? थीटा। इसका मतलब थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा। रोलिंग का कंसेप्ट लगाएंगे। रोलिंग का कंसेप्ट कहता है कि चली गई दूरी डिक की गई दूरी के बराबर होगी। मतलब AP इज इक्वल टू आर्क AM, आर्कियल डिस्टेंस। ठीक है, AP का मतलब होगा भुजा का आधा, πa/2 का आधा, πa/2 का आधा। क्यों भाई? AP का मतलब PQ का आधा और बचा आर्क AM
कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालेंगे तो कोण इंटू, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ए से ए कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट 2 थीटा इज इक्वल टू, बोलिए, 2 का गुणा करेंगे तो पाई बाई 2, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा कितने पे मिल रहा है, पाई बाई 2 पे। मतलब क्यूब इसके ऊपर तब तक चट्टान की तरह रहेगा, तब तक रॉक करेगा जब तक एंगल कितना होगा, पाई बाई 2। जैसे ही आप हल्का सा डिग करेंगे, डिग करने के बाद ये लुढ़क करके नीचे गिर जाएगा और कभी अपनी वापस पोजीशन में नहीं जाएगा, ठीक है। वापस पोजीशन में नहीं जाएगा, इसलिए कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जब गिरेगा तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल, ठीक है। लिखिए, देखिए, लेट अस कंसीडर a sphere of radius small a, a sphere of radius small a is rock on a cube, is rock on a cube of edge EDGE of edge मतलब भुजा, of edge pi a by 2 which is in contact with the sphere at point capital A। फुल स्टॉप। फिर लिखिए, द स्पेयर इज रफ इनफ, द स्पेयर इज रफ, ROUGH, रफ इनफ to prevent the sliding, TO2, to prevent the sliding, comma, so that SO, so that there is only rolling, there is only rolling and the cube can rock, and the cube can rock on the sphere with angle 2 theta। फुल स्टॉप। नीचे से लिखिए, let capital G be the center of gravity of the cube, then AG is equal to small h, then AG is equal to small h is equal to pi a by 4। नीचे से लिखिए, क्लियरली कैपिटल R is equal to small a and small r is equal to infinite। ये पूरा उतारिए यहाँ से।
यहाँ तक हो गया। नीचे से लिखिए विच शोज दैट the equilibrium is stable। द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल हो गया। अब ये इसके ऊपर केवल क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। नीचे से लिखिए सिंस द क्यूब इज रोलिंग ऑन द स्पेयर without sliding, then ये उतार लीजिए पूरा। हो गया भाई। नीचे से लिखिए हेंस द क्यूब कैन रॉक on the sphere without sliding with an angle 2 theta is equal to pi by 2। 2 theta is equal to pi by 2 हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। देखिए हम पहले ही कहते हैं इसमें 6-7 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो छोटी ग्रेड के क्वेश्चंस थे वो हम करा दिए हैं। अब बड़ी ग्रेड के क्वेश्चंस की बारी। बड़ी ग्रेड में क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट या डेप्थ चेक करनी पड़ती है। मतलब z इज इक्वल टू एफ थीटा वाला जो कंसेप्ट बताए थे ना, वो निकालना पड़ता है। z ढूंढेंगे, उसको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वेट टू 0 करेंगे, थीटा का मान आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तब क्या होगा, लेस देन 0 आता है तब क्या होगा। इस तरीके से 3 क्वेश्चन है, तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। और ये जो 2 कराए हैं इसमें से एक क्वेश्चन और एक अलग से कराते हैं। मतलब ये पूरे चैप्टर का सारांश है। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक आर्टिकल के बाद या तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन, जो अब 3 कराने जा रहे हैं उन तीनों में से एक क्वेश्चन, या फिर जो एक अलग से कराते हैं वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। लिखिए अ हेवी यूनिफॉर्म रॉड rest with one end against a smooth vertical wall rest with, एक सेकेंड फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनिएगा।
a heavy uniform rod rests with one end against a smooth vertical wall, WALL, wall मतलब दीवार, wall, and with a point in its length resting on a smooth peg, peg मतलब खूंटी, smooth peg, then find the position of equilibrium, and show that it is unstable. पहले तो हमको ये बताइए, ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा है आप लोगों ने? एक रॉड दीवार के सहारे खड़ी होती है, ये क्वेश्चन सबसे पहले हमने आप लोगों को कोप्लेनर फोर्सेस में पढ़ाया था। दूसरी बार ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में, वर्चुअल वर्क डन में, और आज तीसरी बार पढ़ाने जा रहे हैं स्टेबल अनस्टेबल में। एग्जामिनेशन में जिस पैटर्न पे उसको सॉल्व कराना होगा वो पैटर्न आगे मेंशन होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबल अनस्टेबल करिए, ऑन द बेसिस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस करिए, ऑन द बेसिस ऑफ वर्चुअल वर्क डन करिए। तो जब एग्ज़ाम में जो दिया गया रहेगा उसी चैप्टर के हिसाब से इसको लगाइएगा, अपनी मनमानी मत करिएगा, ठीक है। फर्स्ट में करने का तरीका अलग था, सेकंड में करने का तरीका अलग होगा, फोर्थ चैप्टर में करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे स्टेबल अनस्टेबल पूछा है तो जाहिर सी बात है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ ले तो Z निकालना पड़ेगा। Z इज़ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखिए पहले क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। मान लीजिए ये दीवार है, ऐसे रॉड को खड़ा करें, टिकेगी? गिर जाएगी। गिरने से रोकने के लिए कहा गया है एक पैग, खूंटी का सहारा लिया गया है। खूंटी का सहारा लिया गया है मतलब इस तरीके से यहाँ पे खूंटी से इसको रस्सी से बांध दिया गया है। जब पढ़ाए तो कहते पुरानी मीलों में आप लोग जाते तो ऐसे तस्वीरें लटकती रहती हैं, कभी देखा है? पुरानी जगहों पे जाइए, गद्दी वगैरह पे, तो ऐसे तस्वीरें लटकती रहती हैं। यहाँ से जो है इस तरीके से रस्सी से बंधी रहती है और ऐसे लटकती रहती हैं, ऐसे दिखता रहता है ना। ये ऐसे लटकती रहती है, ठीक है। यही कंसेप्ट लिया है। अगर ऐसे रहेगी तो गिर जाएगी, यहाँ से एक खूंटी से बांध दिया गया है। अब खूंटी की पोजीशन डिसाइड करेगी कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, ठीक है। डायग्राम देखिए अब इसका। ये आपकी वर्टिकल वॉल है, वॉल इस तरीके से एक रॉड को रखा गया है, गिर जाएगी। गिरने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? खूंटी का। ये रहा आपका पैग P। इस पैग से इस दीवार को क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। इसको नाम दे रहे हैं M। सवाल में देखिए कह रहा है द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, इसका मतलब ये गिर जाएगी, रुकेगी नहीं, है ना। तो समझदारी देखिए कैसे डायग्राम बना रहे हैं। इस रॉड के मिड पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको स्टेबल होना होता, स्थिर होना होता, तो इस खूंटी को हम ऊपर लगाते, यहाँ से बांधते तो ये कभी नहीं गिरती। लेकिन इसको हमको अनस्टेबल दिखाना है,
इसलिए हमने खूंटी को कहाँ लगा दिया, नीचे। नीचे लगाने से ऊपर का भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की रॉड अधिक है, तो ये क्या होगी, गिर जाएगी, मतलब टिकेगी नहीं। और कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। तो क्वेश्चन के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपको लगेगा ये यहाँ नीचे क्यों बनाई है, पहले जो है ऊपर बनाती थी। स्टेबल होगा तो जी के ऊपर, अनस्टेबल होगा तो जी के नीचे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ इसको मिला दिया, इसको नाम दे रहे हैं एन। मान ले रहे रॉड की लंबाई 2a है, ए बी कोई रॉड है जिसकी लंबाई 2a है, तो इसकी आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, a, और बची हुई आधी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, a। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखिए, मान ले रहे हैं ये रॉड जो है इस दीवार से थीटा एंगल बना रही है, तो इस केस में इस पे जो वेट काम करेगा W, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखिए, पेग से इसकी दूरी स्मॉल b, वहाँ क्वेश्चन आपको कराए थे साइन थीटा इज इक्वल टू b बाई ए पे पावर 1/3। ये शीट में भी है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स b बाई ए पे पावर 1/3, यही प्रूफ करना रहता था इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिलहाल चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। फिर देखिए, इसको आगे बढ़ाएं, इसको नाम दे रहे हैं डी का। कितना एंगल होगा ये, राइट एंगल। ठीक है, बनाइए इतना। नवंबर चल रहा है ना, फरवरी तक बहुत आराम से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगेगा। आधा ख़त्म हो गया है, आधा और ख़त्म करने में टाइम नहीं लगता है। कोर्स के लिए बेफिक्र रहिए, अपनी पढ़ाई शुरू करिए। अब की जो अपकमिंग संडे है टेस्ट है, उसके बाद संडे आएगा, उसके बाद जो फर्दर संडे आएगा पूरा इसका टेस्ट होगा। कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, चारों दे देंगे, चारों चैप्टर का टेस्ट रहेगा। वो क्यों नहीं, इसको छोड़िए, वर्चुअल दे दीजिए भाई, को प्लेनर वर्चुअल एक साथ दे दीजिए, कैटनरी और ये एक साथ दे दीजिए। हाँ पढ़िए पढ़िए, अभी तो टाइम है 15 दिन का। आपको भी टेस्ट देना है, हाँ आपको, अब नई थोड़ी ना रह गई हैं। एग्जाम में नया पुराना थोड़ी ना दिखता कि कोचिंग में नई थी कि पुरानी थी। नहीं, हम एलपीपी नहीं, हम इसी की बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। उसमें अभी भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में वो 3rd ईयर में चल रहा है। अपने लोगों का तो इस बार चेंज हुआ है ना, पिछले साल से चेंज हुआ है ना। पिछले साल 2nd ईयर और 3rd ईयर दोनों लोग पढ़े थे एलपीपी। अब इस बार 3rd ईयर में न्यूमेरिकल एनालिसिस कर दिया है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर है,
हम लोग जब पढ़ते थे तब 6 पेपर हुआ करते थे थर्ड ईयर में, 4 फिक्स 2 ऑप्शनल। हाँ भाई, ऑप्शनल पेपर तो लेना ही पड़ेगा ना। हम लोग में 2 ऑप्शनल थे, 5वां पेपर और 6वां पेपर, 2 पेपर ऑप्शनल हुआ करते थे। हम लोग 6 पेपर का पेपर देते थे, अब 5 हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए Z क्या होता है। डिस्टेंस नहीं होती है यहाँ पे, या तो हाइट होती है या डेप्थ होती है। Z क्या होता है? हाइट। किसकी हाइट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। कहाँ से हाइट? फिक्स पॉइंट से। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में फिक्स क्या है जरा हमको समझ के बताइए। पेग फिक्स है, वेरी गुड। क्वेश्चन से ये क्लियर हो गया, पेग खूंटी क्या है? फिक्स। खूंटी कौन है? P। P क्या है? फिक्स। फिक्स पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट, डिस्टेंस नहीं, हाइट। तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की हाइट निकालनी हो, एक पॉइंट G है, एक पॉइंट P है, बताएंगे बेटा कैसे हाइट निकालते हैं? ऐसे ऐसे करने से काम नहीं चलता है, जानती हैं? जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ ले जाते हैं, पता नहीं चलता है। और अभी तो इतनी छुट्टी पड़ी थी कि जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ ले जाता है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। आप बैठी हैं, आपको लग रहा है अभी हम नए हैं, नए दिमाग में जो थॉट है, एग्ज़ाम आ जाएगा, आप हमेशा नहीं रहेंगी। ठीक है, तो जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ ले जाता है उसी में। वो पढ़ने का अंदर से वो होना चाहिए कि हमको पढ़ना है। और एक बात आज हम बता दें, 40 साल मेरी उम्र होने जा रही है, जीवन में पढ़ाई से बढ़ के कुछ है नहीं, केवल और केवल पढ़ाई है। ठीक है, जहाँ मेरी शादी हुई है और जहाँ की हम बेटी थे, वो दोनों गोरखपुर के बहुत प्रतिष्ठित परिवार हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, मेरे फादर भी और मेरे हस्बैंड भी। ठीक है, फिर भी हम कोचिंग खोले हैं, कमाने के लिए नहीं खोले हैं, अपने शौक़ के लिए खोले हैं। और जल्दी ही मेरा यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की इतनी पहुंच है कि वो इतने लोगों से संपर्क रखते हैं कि वो मेरा अपॉइंटमेंट भी करा देंगे। ठीक है, हमने शादी के बाद जो है रिसर्च ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे फादर को नहीं पसंद था कि हम इतना पढ़े लिखे, लेकिन मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद था कि उनकी बहू पढ़े, इसलिए हमने शादी के बाद रिसर्च ज्वाइन किया 8 साल बाद। ठीक है, तो जीवन में केवल खाना, सोना, घूमना नहीं होता है, अपनी पहचान बहुत मायने रखती है। हम कहीं की बेटी हों और कहीं की बहू हों, लेकिन आज हम अपनी पहचान से जीते हैं। मेरे हस्बैंड की गोरखपुर के हर हॉस्पिटल में सप्लाई है और हर डॉक्टर्स के साथ उठना बैठना है। मेरे फादर गोरखपुर के बहुत बड़े ज्वेलर हैं। ठीक है, फिर भी ये मेरा शौक़ था। तो जीवन में कभी भी दूसरों पे आश्रित होकर नहीं जीना चाहिए, हमेशा अपनी पहचान बनाए, ये मेरी शुरू से सोच थी। ठीक है, हमने कभी अपने फादर के पैसे का मिसयूज़ नहीं किया कि हम उतने बड़े घर की लड़की तो हम केवल उड़ाएं और खाएं और घूमें। हम तब भी पढ़ते थे, तब भी टॉप किए, आज उस पे जो है हम पढ़ रहे हैं, अपना कोचिंग खोले। तो चक्कर क्या है कि जब आप एक मैच्योरिटी लेवल पे जाते हो ना, तो आपकी सोच कहते हैं अपनी पहचान बनाएं, अपने दम पे जिएं। और जब आप अपनी पहचान बना लेते हैं ना, तो आसपास के लोग आपकी उसी तरह से इज्जत करने लगते हैं। ये एकदम फैक्ट बात है। तो अगर इज्जत से जीना है तो अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, और पढ़ाई से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, 2 पॉइंट के बीच की हमने आपको टोका डिस्टेंस नहीं, हाइट या डेप्थ, क्योंकि ये डिस्टेंस होती है, हमको ये नहीं चाहिए। हाइट या डेप्थ के लिए क्या करते हैं, चाहे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ऐसे उस पर ये परपेंडिकुलर गिरा दो, जैसे हमने यहाँ किया। हमने क्या किया, यहाँ P पे एक वर्टिकल लाइन को आगे बढ़ाया और उस पर एक ये परपेंडिकुलर आप देख रहे होंगे, इस परपेंडिकुलर को हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है यही अब क्या कहलाएगा, हाइट। इसी को अब हम क्या नाम देते हैं, Z का।
ये हाइट है कि डेप्थ? फिक्स पॉइंट से दूरी क्या हो गई? हाइट। हमेशा जी की डिस्टेंस लेते हैं फिक्स पॉइंट से। अगर जी फिक्स पॉइंट के ऊपर है तो हाइट, अगर नीचे है तो डेप्थ। यहाँ जी फिक्स पॉइंट से ऊपर है तो ये क्या हो गई? हाइट हो गई। अब हम लोग के पास मोटा मोटी एक काम है, केवल और केवल किसको निकालना? z को निकालना। z निकल गया तो हमारा काम बन जाएगा। z निकलने के बाद z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वेट टू 0 करेंगे, थीटा की वैल्यू आएगी, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा का मान रख देंगे, हाइट ग्रेटर देन 0 होगी, तो आपको पता है mgh से एनर्जी भी अधिक होगी। ठीक है, उसी कंसेप्ट पे लगाएंगे। जैसे z ग्रेटर देन 0 तो z कैसा हो जाएगा? मिनिमम। क्यों भाई? z मिनिमम होगा तो mgh से या mgz से एनर्जी भी कैसी होगी? मिनिमम। एनर्जी मिनिमम होगी तो कौन सा होगा? स्टेबल। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा आएगा तो अनस्टेबल। लिखिए, लिखिए लेट अस कंसीडर a rod is AB of length 2A which is in contact with a vertical wall, AC at A, inclined at an angle theta, to the vertical, full stop. Let P be the peg मतलब खूंटी, let P be the peg which is at a distance small b, from the wall, देखिए पैग कितनी दूरी पर था? स्मॉल b, फ्रॉम द वॉल। फुल स्टॉप। लेट G be the center of gravity, of the rod such as AG is equal to, AG की वैल्यू कितनी होगी? AG is equal to small a is equal to GB। क्यों भाई? ठीक है ना? AG आधा, GB आधा। ठीक है हर्षिता? ठीक है, लिख लीजिए। Z क्या होता है? हाइट या डेप्थ। किसकी हाइट या डेप्थ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। किससे? फिक्स पॉइंट से। लिखिए नीचे से लाइन चेंज करके, लेट Z be the height of center of gravity, of the rod from the fixed point P।
फ्रॉम द फिक्स पॉइंट P, देन छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए Z इज इक्वल टू, निकलवाने चल रहे हैं, देखिएगा Z किसके बराबर है, GD के। Z किसके बराबर है, GD के। GD किसके बराबर होगा, NM के, है ना। Z बराबर GD और GD किसके बराबर है, NM के। क्यों भाई, Z बराबर GD और GD किसके बराबर है, NM के। NM को लिख सकते हैं NA माइनस MA। NM को लिख सकते हैं NA माइनस MA लिख रहे हैं। NM को लिख सकते हैं NA माइनस MA। फिर देखिए NA को इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर फाइंड आउट किया जाए, डायग्राम बना चुके हैं ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर फाइंड आउट किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 के सामने का कर्ण, ये लंब, ये आधार। आधार चाहिए और कर्ण चाहिए, क्या लगेगा, कॉस। क्यों, है ना। देखिए इन ट्रायंगल NAG कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, NA और कर्ण कितना हो जाएगा, AG। क्यों दीनदयाल, ठीक है। NA का मान निकालेंगे तो आएगा AG cos थीटा। NA और AG की वैल्यू हमने लिखवाई थी स्मॉल a, तो NA का मान आएगा A cos थीटा माइनस MA। ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखें तो ये पता है B, ये एंगल पता है, ये निकालना है। इसके सामने वाला लंब और आधार, लंब और आधार किस में लगता है, टैन में। इन ट्रायंगल MAP टैन थीटा इज इक्वल टू, बोलिए, लंब, टैन की जगह कॉट कर दीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। आधार कितना हो जाएगा, AM और लंब कितना हो जाएगा, MP। क्यों भाई, लंब और ये आधार, MP की वैल्यू कितनी है, स्मॉल b, मिलेगा आपको। दिस इम्प्लाइज AM अपॉन स्मॉल b। AM की वैल्यू आएगी B cot थीटा। देख लीजिए Z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन नंबर 1। फिर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कॉमा वी गेट, चलिए डिफ्रेंशिएट कराइए, तो आएगा dz अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस A साइन थीटा माइनस B कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट dz अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस A साइन थीटा प्लस B कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है फॉर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम dz अपॉन d थीटा को किसके बराबर करते हैं,
0 के। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। आगे देखिए, डायग्राम का काम खत्म हो गया, मिटा लें। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉसेक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ए साइन क्यूब थीटा इधर आएगा, 2 और 1 पावर मिलके 3 प्लस बी इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, उधर जाएगा माइनस बी, माइनस से माइनस कट जाएगा बी बाई ए। दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए पे पावर 1/3। अभी थोड़ी देर पहले हम इस रिलेशन की आपसे बात कर रहे थे, है ना। अब क्या करते हैं, इसी का क्या निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसमें ये वैल्यू रख के चेक करते हैं कि ग्रेटर देन आ रहा है कि स्मॉल देन। देखिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, चलिए करवाइए, d2z अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए भाई, माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी 2 कॉसेक थीटा का बोलिए, 2 कॉसेक थीटा, क्यों भाई, और कॉसेक थीटा को करेंगे तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, सबको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि साइन की ही वैल्यू हमारे पास है। दिस इम्प्लाइज दैट d2z अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस मिल करके माइनस 2b, देखिएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, मेरे हिसाब से साइन क्यूब थीटा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट d2z अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉमन, माइनस के साथ बचेगा a प्लस 2b अपॉन साइन क्यूब थीटा। यहाँ तक उतार के छोड़ दीजिएगा, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। इसके बाद तो आप लोग कर ही सकते हैं, साइन क्यूब थीटा की जगह ये मान रख दीजिएगा, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, और कॉस थीटा का मान निकालना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे b बाई ए पे पावर 2/3 अंडर रूट। ये हमेशा कैसी क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव तो नेगेटिव, ये पूरी क्वांटिटी कैसी होगी, नेगेटिव, नेगेटिव होगी, मतलब z लेस देन 0, तो z कैसा होगा, मैक्सिमम, z मैक्सिमम होगा, एनर्जी भी कैसी होगी, मैक्सिमम, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल। ठीक है।